आसमान से तेज तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि नामपुर गांव की हर गली में बाढ़ की तरह पानी बह रहा था। इसी छोटे से गांव में नदी किनारे बसे एक छोटे से झोपड़े घर में महेश अपनी पत्नी साधना, बूढ़े पिता हरिया, बहन कविता और 2 बच्चे साक्षी और रोहन के साथ खड़ा कांप रहा था। महेश के पूरे घर में बारिश का पानी भरा हुआ था। सब हाथों में जरूरी सामान लिए खड़े थे। भाभी, ये पानी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम कब तक पानी को बाहर फेंकते रहेंगे? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और पास की नदी का पानी भी बढ़ता जा रहा है। साधना, हमें फौरन इस घर से निकलना होगा। अगर नदी का पानी बढ़ गया तो हमारा घर भी बह जाएगा। आसमान से हो रही इस लगातार बारिश के कारण महेश के पूरे घर में पानी आ चुका था। सारा सामान, बिस्तर, राशन सब कुछ पानी में समा चुके थे और पास की नदी का आकार धीरे धीरे पानी के कारण बढ़ता जा रहा था। तभी महेश और उसके परिवार वाले घर से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो नदी का सारा पानी महेश के घर को अपने अंदर समा लेता है। शुक्र है हम समय रहते घर से बाहर निकल गए। सब लोग एक खुले मैदान में बारिश के पानी में भीगते हुए खड़े थे। करीब 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है। अब हम रहेंगे कहाँ? हमारा घर और सारा सामान तो बह गया। सामान और घर से ज्यादा हम सबकी जान कीमती है बाबा। चलिए हम किसी से सहायता मांगते हैं। पूरा परिवार गांव में घूमकर हर किसी से मदद की गुहार लगाता जाता है, पर बारिश के कारण किसी का कुछ न कुछ नुकसान होने के चलते कोई भी महेश और उसके परिवार की सहायता नहीं कर रहा था। तभी सब गांव के सरपंच के घर जाते हैं। हम गरीबों की सहायता कीजिए सरपंच साहब। सर छुपाने हमारे पास घर भी नहीं रहा। बारिश के पानी से हमारा घर सामान सब बर्बाद हो गया। हमारे छोटे छोटे बच्चे सरपंच साहब, हम पर दया कीजिए। गांव का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तुम्हारी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। महेश, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक पुराना मिट्टी का घर है। तुम अपने परिवार को वहाँ ले जाओ और सब वहाँ आराम से रहो। थोड़े समय बाद हरिया और सब सरपंच के पुराने घर में जाते हैं। इस घर में बारिश का थोड़ा पानी जमा हुआ था और छत का भी थोड़ा हिस्सा टूटा हुआ था। यहाँ पर तो छत में कितना बड़ा छेद है। यहाँ की दीवारें तो पानी से पूरी गीली हो चुकी हैं। हम यहाँ भी ठीक से नहीं रह पाएंगे भैया। रहना तो पड़ेगा। अब हमारा घर टूट गया, कारोबार बर्बाद हो गया। चलो इस घर की अच्छे से सफाई कर लेते हैं। थोड़े समय बाद सब घर की सफाई कर लेते हैं। साधना और कविता मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के कुछ बर्तन बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे बाबा? हमारा ईंटें बनाने वाला कारोबार तो बर्बाद हो गया। बरसात का मौसम चल रहा है, लगता है अब हमारी भट्टियां नहीं लग पाएंगी। अब तो कोई और दूसरा काम देख ले बेटा। बरसात का मौसम खत्म होने के बाद हम फिर से ईंटें बनाने का काम शुरू कर देंगे। हरिया और उसके परिवार वाले ईंटें बनाने का काम करते थे। नदी के पास रहकर वो मिट्टी से ईंटें बनाते और उन्हें बेचते थे। पर बरसात के इस मौसम में अब ईंट भट्टा लगाना नामुमकिन था। मैं दूसरा कोई काम देख कर आता हूँ और लौटते समय राशन और एक प्लास्टिक पेपर लेकर आऊंगा। हमें टूटी छत पर प्लास्टिक लगाना होगा, वरना बारिश का पानी इस छेद से घर के अंदर आता रहेगा। आपके पास पैसे हैं क्या जी? हाँ, थोड़े बहुत हैं। महेश घर से बाहर जाता है और काफी घूमने के बाद उसे एक ढाबे पर सफाई का काम मिल जाता है। तुझे इस काम के 100 रुपए रोज दूंगा मैं महेश। जी मालिक। ठीक है, फिर कल से काम पर आ जाना। चलो अच्छा हुआ मुझे काम मिल गया। अब जाकर राशन और प्लास्टिक पेपर लेकर आता हूँ। शाम का समय महेश घर की टूटी छत पर उस प्लास्टिक पेपर को लगा देता है। बाबा, आपने ये पेपर छत पर क्यों लगाए? बारिश का पानी घर के अंदर ना आए, इसलिए मैंने इसे छत पर लगाया। भैया, बारिश के पानी में भीगने से रोहन को बुखार आ गया। आप मेडिकल स्टोर से दवाई ले आइए जी। तभी बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर से शुरू हो गई बारिश। तभी कविता मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां और खाना बनाने लगती है। थोड़े समय बाद बारिश रुक जाती है। अगले दिन महेश अपने काम पर चला जाता है। शाम का समय था, सब घर में थे। तभी फिर से बाहर बारिश शुरू हो जाती है। एक दिन भी ऐसा नहीं बीत रहा जिस दिन बारिश ना हो रही हो। तभी छत से पानी की बूंदें चूल्हे के ऊपर टपकने लगती हैं। यहाँ से तो पानी टपक रहा है। साधना दूसरी ओर चूल्हा ले जाती है तो वहाँ भी छत से पानी टपकने लगता है। इसी तरह पूरे घर में
हर जगह छत से पानी टपकने लगा और दीवारें पानी से पूरी भीग चुकी थी। सब घर के एक कोने में बैठे थे जहाँ पानी नहीं टपक रहा था। साधना, तुम जल्दी से खाने की व्यवस्था कर लो। अगर यहाँ से भी पानी टपकना शुरू हो गया तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। जैसे तैसे साधना खाना बनाने लगती है। सब घर के उसी कोने में थोड़ी थोड़ी जगह में सो जाते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन साधना घर में खाना बना रही थी, तभी उसके ऊपर छत का छोटा सा हिस्सा पानी के कारण टूटकर नीचे साधना और चूल्हे पर गिर जाता है। माँ, भाभी! अरे ये क्या हो गया बहू? साधना बेहोश हो चुकी थी और उसके सर से काफी खून निकल रहा था। कितना खून बह रहा है माँ का। माँ उठिए ना। माँ, भाभी उठिए। कविता, तू बहू को देख, मैं डॉक्टर को ले आता हूँ। हरिया बाहर चला जाता है। कविता और बच्चे साधना को लेकर घर के एक कोने में बैठ जाते हैं। तभी छत के टूटे हुए हिस्से से बारिश का पानी लगातार घर के अंदर आता जाता है। पानी तो घर के अंदर आ रहा है। भाभी को चारपाई पर लेटा देती हूँ। कविता साधना को चारपाई पर लेटा देती है। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ में बैठे थे और कविता बर्तन से घर के अंदर का पानी बाहर फेंकती जा रही थी। बाहर जोरों की तूफानी बारिश हो रही थी। बारिश तो बहुत जोरों की हो रही है, ना जाने घर में सब कैसे होंगे। इधर घर में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और कविता पानी को बाहर फेंकती जा रही थी। ये पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। रहम कीजिए भगवान जी, रहम कीजिए, हम गरीबों पर रहम कीजिए। माँ उठिए ना, माँ। थोड़े समय बाद हरिया घर आता है। बाबा, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? बारिश की वजह से कोई डॉक्टर नहीं आ रहा बेटिया। साधना के सर पर कविता ने कपड़ा बांध रखा था। तभी हरिया भी कविता के साथ घर में आए पानी को बाहर फेंकने लगता है। रोहन, जा जल्दी अपने बाबा को बुलाकर ले आ। रोहन बाहर जाता है और बारिश में तेजी से दौड़ते हुए अपने पिता के पास जाने लगता है। तभी दौड़ते दौड़ते वो सड़क पर गिर जाता है। माँ! रोहन के पैर से खून निकल रहा था। इधर महेश ढाबे पर बैठा था। मुझे घर जाना ही होगा, पता नहीं सब किस हाल में होंगे। महेश ढाबे से निकलकर दौड़ते हुए घर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे रोहन दिखाई दिया। रोहन के पैर से खून निकल रहा था। रोहन बेटा, तू यहाँ कैसे, और तुझे ये चोट कैसे लगी? बाबा, वो माँ। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? थोड़े समय बाद महेश रोहन को लेकर घर आता है। साधना, उठो साधना, आंखें खोलो साधना। साधना होश में ही नहीं आ रही थी। महेश बेटा, अब इस घर में हमारा रहना ठीक नहीं है। पूरे घर में पानी भर चुका है, हमें तुरंत यहाँ से बाहर निकलना होगा। महेश साधना को उठाता है और सब मिलकर बाहर एक खुले मैदान में आते हैं। दामिनी की तस्वीर? क्या हुआ बाबा? बेटा, तेरी माँ की तस्वीर घर के अंदर है। रुक, मैं अभी लेकर आता हूँ। बाबा रुक जाइए, बाबा। हरिया जैसे ही घर के अंदर जाता है तभी घर की पूरी छत टूटकर नीचे गिर जाती है और हरिया की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है। बाबा! नहीं, बाबा, बाबा। दोस्तों, दर्द का ये भयानक मंजर यकीनन हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर रहा था। मौत आए पर ऐसी दर्दनाक ना आए। अपने पिता की दर्दनाक मौत देखकर महेश कविता चीख चीख कर रो रहे थे। थोड़े समय बाद बारिश थम जाती है और बचाव कर्मी हरिया की लाश को उस मलबे से बाहर निकालते हैं और कुछ डॉक्टर साधना और रोहन का इलाज कर रहे थे। क्यों गए थे बाबा आप वापस घर में? क्यों आपने मेरी बात नहीं सुने बाबा? बाबा। जैसे तैसे दोनों भाई बहन एक दूसरे को संभालते हैं। अगले दिन सवेरे सब गांव के सरकारी हॉस्पिटल में थे। रोहन और साधना अब ठीक हो चुके थे। ये क्या हो गया महेश जी? क्यों ससुर जी हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्यों हो रहा है हम गरीबों के साथ ऐसा? तभी वहाँ एक सरकारी कर्मचारी आता है। महेश भाई, बाहर गाड़ी आई है, आप सब जाकर गाड़ी में बैठिए। सरकार ने इस गांव को खाली करने का आदेश दिया है और शहर में आप सभी को पक्के मकान दिए हैं। आप सब वहां जाकर रहिए, यहाँ रहना अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। अगले दिन महेश और सब शहर के एक पक्के मकान में थे।
महेश जी, अब बीते पलों को भुलाकर हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। जितना हम बीते पलों को याद करते रहेंगे उतना ही हमें दर्द होता रहेगा। भाभी सही कह रही हैं भाई। ठीक है। कुछ दिन बाद महेश को इस शहर के एक कारखाने के अंदर काम मिल जाता है और कविता और साधना घर में सिलाई का काम करने लगती हैं, जिसके बाद सब मिलकर अच्छी कमाई करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपना आगे का जीवन बिताने लगते हैं।